नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी में आज का चैप्टर है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में PYQ पढ़ेंगे आज हम। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज का एक अणु होता है उसके साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं वो बताने हैं हमें। ऑप्शन है 5, 7, 6 या फिर 4। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं ग्लूकोज के एक अणु के साथ। कब जुड़ते हैं ये? तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जुड़ते हैं। अब देखो, जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो श्वसनीय पदार्थ होता है श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? CO2 व H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और साथ ही क्या होता है? काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? क्योंकि जब ग्लूकोज का पाचन होगा, ग्लूकोज टूटेगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H12 और 6O2, सॉरी, और C6H12O6। अब इसके साथ देखो ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो ऑक्सीजन कितने जुड़ेंगे? 6 जुड़ेंगे। तो प्लस 6O2, यहाँ O ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन के कितने? 6 अणु जुड़ गए। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। ये क्या हो गया? ग्लूकोज प्लस ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ गए। किसके साथ? ग्लूकोज के एक अणु के साथ। अब देखो, तो जब इन दोनों की क्रिया होगी तो ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा में टूटेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलेंगे तो किसमें टूटेंगे? फिर कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O यानी कि 6 भाग जल और ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प क्या क्या दिया है वो देखना है। पहला विकल्प है, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। दूसरा ऑप्शन, इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। तीसरा, यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती है। और चौथा, यह बहुत मोटी होती है। तो जो श्वसन सतह होती है उसकी 4 विशेषताएं, इनमें गलत जो विशेषता है वो कौन सी होती है? तो गलत विशेषता है कि यह बहुत मोटी होती है। यह कथन क्या है? गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? कुपिका, नासाद्वार, श्वास नली या फिर श्वसनी। तो जो वायु ग्रहण की जाती है वो की जाती है नासाद्वार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नासा द्वार, नासाद्वार के द्वारा वायु ग्रहण की जाती है। आई बात समझ? अब देखो इसमें कुपिका, तो जो कुपिका होती है, कुपिका का क्या काम है? कुपिका कहां पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। कुपिका फेफड़ों में पाई जाती है और इसका कार्य क्या है? रक्त में O2 घोलना। इसके द्वारा क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन घुलता है। चलो आगे। श्वसन पथ में पक्षमाभ की क्या भूमिका होती है? जो पक्षमाभ होता है सिलिया, उसकी क्या भूमिका होती है श्वसन पथ में? ये अंतर श्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं। पक्षमाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षमाभ से चिपक जाते हैं और डी ऑप्शन है पक्षमाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। यहां पे क्या दिया गया है? ग्लूकोज दिया गया है और यहां पे ग्लूकोज टूट के रिक्त स्थान कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में टूट रहा है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? वो दिया गया है पाइरुवेट, एथेनॉल, जल, लैक्टिक अम्ल। तो देखो सबसे पहले तो जो अनोक्सी श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन ये कैसा होता है? तो ये O2 रहित होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो जो भोजन होगा उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। O2 की अनुपस्थिति में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। अब जो ये अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है अनोक्सी श्वसन में, इसके फलस्वरूप ग्लूकोज दो टाइप से टूटता है। एक तो जो जंतु होते हैं, या जैसे हम बोलते हैं कि मांसपेशियां होती है उनमें, और एक होता है खमीर में। वो चीज देखो आप, जो मांसपेशियां होती है मांसपेशियों में जब ये अनोक्सी श्वसन में टूटता है तो क्या क्या बनाता है? ग्लूकोज ग्लूकोज टूटकर क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। ये कब बनेगी? जब अनोक्सी श्वसन कहां हो रहा है? मांसपेशियों में हो रहा है। फिर दूसरा आता है एक यीस्ट में। तो यीस्ट में जो ग्लूकोज टूटेगा अनोक्सी श्वसन में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? या ग्लूकोज किस में टूटेगा? तो ग्लूकोज टूटेगा अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। यीस्ट में किसमें टूटेगा? ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और
ऊर्जा में, यानी कि ऊर्जा मुक्त होगी। अब क्वेश्चन में यही दिया गया है कि ग्लूकोज टूट रहा है यहाँ पे और किस में बदल रहा है, रिक्त स्थान कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो सीधी सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है ये, तो अनोक्सी श्वसन किस में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। और अल्कोहल इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं करना है, क्योंकि लैक्टिक एसिड में कब टूटता है, जब मांसपेशियों में होता है, और मांसपेशियों में होता है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड व ऊर्जा में टूटता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटता। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नीचे दिए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। ये ए विकल्प कहां दिया गया है, इस जगह, यहां पे ये बी दिया गया है और इस जगह ये सी दिया गया है। तो ये पूछ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए में है ए गर्सनी, बी स्वर यंत्र और सी श्वास नली। बी ऑप्शन में ए श्वास नली, बी स्वर यंत्र और सी गर्सनी। फिर सी में ए गर्सनी, बी श्वास नली और सी स्वर यंत्र, और डी में ए स्वर यंत्र, बी गर्सनी और सी श्वास नली। तो देखो जो ये ऊपर ही ऊपर होता है, जस्ट ये इसके नीचे फर्स्ट में, तो ये क्या होता है, ये इसे बोला जाता है ग्रसनी। इसे क्या बोला जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। और फिर दूसरा जो बी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे देखो एक ये मोटी सी संरचना दिखाई दे रखी है आपको, इसे कहा जाता है स्वर यंत्र। इसे क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र। और जो तीसरे नंबर का दे रखा है सी में, ये वाला यहां पे ये हिस्सा, इस हिस्से को बोला जाता है श्वास नली। इस हिस्से क्या बोला जाता है, श्वास नली। तो ए में गर्सनी, डी में स्वर यंत्र और सी में श्वास नली। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। तो विश्राम अवस्था, जो विश्राम अवस्था है मतलब बिल्कुल एकदम विश्राम में बैठा है आदमी, और वयस्क मनुष्य तो कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है औसतन वो बताना है। तो जो वयस्क मनुष्य होता है वो 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैसे जो मनुष्य की श्वसन दर होती है, सामान्य श्वसन दर वयस्कों के लिए वो होती है 12 से 20 बार प्रति मिनट। सामान्य श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। तो पहले चरण में ऑक्सी श्वसन में जो उभयनिष्ठ उत्पाद उत्पन्न होता है वो कौन सा है, एथेनॉल, पाइरुवेट, लैक्टिक अम्ल और जल। तो इसमें देखिए ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, O2 की उपस्थिति में श्वसन, O2 की उपस्थिति में श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो देखो जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल
वो कब टूटता है या कब बनता है? वो अनोक्सी श्वसन में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लैक्टिक अम्ल भी नहीं हो सकता, ये भी अनोक्सी श्वसन में होता है। और किसमें? मांसपेशियों में होता है। और एथेनॉल यीस्ट में होता है। जल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पाइरूवेट। जो उभयनिष्ठ उत्पाद होगा ऑक्सीश्वसन के पहले चरण में, वो कौन सा होगा? पाइरूवेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण, पेशीय विकास के कारण, फेफड़ों के विकास के कारण, स्वर यंत्र यानी लेरिंग्स के विकास के कारण। तो जो यौनारंभ के दौरान आवाज बदलती है, वो क्यों बदलती है? जैसे जैसे मानव का विकास होता जाता है या वो बड़ा होता जाता है, तो क्या होता है? जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र का भी विकास होता है या स्वर यंत्र भी विकसित होता है। और जब स्वर यंत्र विकसित होगा तो क्या होगा? ये बड़ा होगा। और ये बड़ा होगा तो क्या होगा? जो मुखर डोरियां होती है, मुखर डोरियां, ये क्या होगी? लंबी व मोटी होगी। जैसे उम्र बढ़ेगी तो शरीर के विकास के साथ साथ स्वर यंत्र भी क्या होगा? विकसित होगा। विकसित होने में ये क्या होता है? बड़ा होता है। और स्वर यंत्र बढ़ेगा तो मुखर डोरियां लंबी व मोटी होगी। और स्वर डोरियां लंबी व मोटी होगी तो मनुष्य की जो आवाज होती है, वो आवाज भी क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। आवाज भारी हो जाती है। इसी वजह से जो यौनारंभ में आवाज बदलती है, तो वो क्यों बदलती है? स्वर यंत्र यानी लेरिंग्स के विकास के कारण। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, मांसपेशियों या फिर कोशिका द्रव्य में। जो ये पाइरूवेट होता है, ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही कंडीशन में ये टूट सकता है या विघटित किया जा सकता है। O2 की उपस्थिति में भी व अनुपस्थिति में भी। आ रही बात समझ में? O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में इसको विघटित किया जा सकता है। अब जो ये पाइरूवेट टूटता है ना, तो दोनों ही कंडीशन में इसके जो स्थान होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जो मानव शरीर में ऑक्सी विघटन यानी कि O2 की उपस्थिति में जो पाइरूवेट टूटता है, वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। कब? O2 की उपस्थिति या ऑक्सी शोषण में। और जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया कहलाती है एरोबिक श्वसन। यह प्रक्रिया एरोबिक श्वसन कहलाती है। आई बात समझ में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन के लिए रिक्त स्थान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो मैं बता चुका आपको, ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, O2 की उपस्थिति।
और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन या वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्यों में अंतर श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो कथन दिए गए हैं, पसलियां अंदर दस्ती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो गलत कथन पूछा गया है इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पसलियां अंदर दस्ती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, ऐसा नहीं होता। जो अंतर श्वसन होता है उसमें पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम कैसा हो जाता है? सपाट हो जाता है, और वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, फेफड़ों में से हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। तो जो सामान्य श्वसन के दौरान जो उच्छ्वसन करते हैं क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा है वो बनी रहती है कि जब हम सांस छोड़ते हैं या निःश्वास करते हैं उसके बाद भी क्या होता है कि हवा की एक छोटी मात्रा होती है वो फेफड़ों में बनी रहती है या बची हुई रहती है। उसी को क्या क्या बोला जाता है? अवशिष्ट मात्रा। और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1000 से 1200 ml होती है। चलो आगे, वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायवीय श्वसन बताना है। अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो सही कथन है वो बताना है। तो देखो, पहला कथन गलत हो जाएगा कि वायवीय श्वसन से कम ऊर्जा मुक्त होती है, ये गलत है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बी ऑप्शन क्या है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो यह भी कथन क्या है? गलत है। डी ऑप्शन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता, ये कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? 5, 3, 6 या फिर 2? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन की मदद से यानी ऑक्सीश्वसन में पायरुवेट का विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है? केवल शिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में, कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में, सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल धारीदार पेशीय कोशिकाओं में। तो जो शरीर में मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन होता है वो होता है कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब इसमें जो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है।
तो अनोक्षित श्वसन मानव शरीर में कहाँ होगा? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। और जो ऑक्सीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्षित श्वसन द्वारा रिक्त स्थान बनता है। साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, एसिटोएसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो मांसपेशियों में बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मांसपेशियों में जो ग्लूकोज का अनोक्षित श्वसन होगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा लैक्टिक अम्ल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और यीस्ट में क्या बनता है? यीस्ट में बनता है एथेनॉल। आई बात समझ में? चलो आगे। मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है अंतःश्वसित वायु में लगभग 18 और उच्छ्वसित वायु में लगभग 10%। बी ऑप्शन अंतःश्वसित वायु में लगभग 19 और उच्छ्वसित वायु में लगभग 17, अंतःश्वसित वायु में लगभग 21, उच्छ्वसित वायु में लगभग 16, अंतःश्वसित वायु में लगभग 20 और उच्छ्वसित वायु में लगभग 2%। तो अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है, सामान्यतः मानवों में कितना होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होता है, तो अंतःश्वसित वायु होती है उसमें तो लगभग 21% होता है और उच्छ्वसित वायु में 16% होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? लैक्टिक अम्ल व पायरुवेट, पायरुवेट व एथेनॉल, एथेनॉल व और मेलिक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। तो कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं श्वसन के दौरान वो बताना है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट होते हैं ये क्या होते हैं? श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, थकावट आ जाती है, ये मांसपेशियां दर्द करने लगती है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो लैक्टिक अम्ल की वजह से ही होता है। मांसपेशियों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? मांसपेशियों में थकावट आती है। और इसका जो सर्वप्रथम इसको आइसोलेट किसने किया था? तो एक स्वीडन के रसायन विज्ञानी थे, कार्ल विलहेल्म। पूरा नाम था इनका कार्ल विलहेल्म सीले। इन्होंने इसको आइसोलेट किया था। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण। तो कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? जो पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीय श्वसन की आवश्यकता होती है पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? कौन सा? श्लेष्मा, डायफ्राम, उपास्थि वलय या फिर पक्षमाप। तो कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि जब हम श्वसन करते हैं उस दौरान जो वायु मार्ग है वो बंद नहीं हो सके? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जो उपास्थि वलय होता है यही सुनिश्चित करता है कि हम श्वसन ले रहे हैं उस दौरान वायु मार्ग बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग के निपतित नहीं होने देती है?
वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है। कंडरा, स्नायु, मांसपेशी, उपास्थि वलय। तो राइट आंसर वापस से क्या हो जाएगा? उपास्थि वलय, ऑप्शन नंबर डी। निपतित का मतलब है उसको बंद नहीं होने देती। चलो आगे फिर देखो, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? ट्रेकिया, उपास्थि के छल्ले, रीढ़ या फिर पसलियां। तो श्वसन तंत्र के मतलब कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से बचाएगा? तो उपास्थि के छल्ले बचाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस में घटित होता है? तो ये घटित होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था क्या कहा जाएगा, तो फुस्सी मात्रा, वायुकोशीय मात्रा, अवशिष्ट मात्रा या फिर श्वसन मात्रा। तो जो बची हुई वायु होती है जो फेफड़ों में अंदर रह जाती है, श्वसन के दौरान बाहर पूरी नहीं निकलती, उसे क्या कहते हैं? उसे अवशिष्ट मात्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो होती है 6 लीटर। कितनी होती है? 6 लीटर होती है। और जो अवशिष्ट मात्रा होती है, इस अवशिष्ट मात्रा कितनी होती है? ये अवशिष्ट मात्रा होती है 1000 से 1200 ml होती है। फेफड़ों की क्षमता तो 6 लीटर होती है और अवशिष्ट मात्रा 1000 से 1200 ml होती है। नेक्स्ट, फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो अभी मैं बताया था पहले, श्वास नली, श्वासनी, कुपिका, पक्षमार्ग। तो जहां गैसों का विनिमय होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में प्रवाहित किया जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कुपिका के द्वारा, एलवियोली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो विश्राम अवस्था में मनुष्य कितने बार सांस लेता है? तो 15 से 18 बार। पहले आ चुका भी क्वेश्चन, ये दोबारा फिर आ गया, 15 से 18 बार। चलो आगे। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे क्या कहा जाता है? वायवीय श्वसन कहा जाता है, एरोबिक श्वसन कहा जाता है और ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीनों एक ही नाम है, ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, एरोबिक श्वसन। नेक्स्ट देखो, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे रिक्त स्थान कहते हैं। परिसंचरणात्मक, अवायवीय, वायवीय या फिर संकुचित। तो वायु की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक श्वसन होता है या अनोक्सी श्वसन। तीनों एक ही चीज है, अनोक्सी
या अवायवीय या अनएरोबिक, तीनों एक ही चीज है। तो आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जो इसकी पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।